संवाद समागम एक ऐसा कार्यक्रम जिसकी पहल हम कर रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे उन युवाओं से जो लगातार अपनी सृजनात्मक प्रतिभा से अपने आत्मिक विकास के साथ साथ देश की दशा एवं दिशा को बदलने में एक गिलहरी प्रयास कर रहे हैं और जिसके माध्यम से लगातार आसपास के क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा के बदौलत यहाँ तक की यात्रा को तय कर पाए हैं। आज के इस शुरुआती कार्यक्रम में जिसको हम उद्घाटन कार्यक्रम भी कह सकते हैं, हमारे बीच मौजूद हैं सुधांशु रघुवंशी कुटज, जो कि इनके बारे में अगर हम परिचय लेना चाहूंगा तो अपने कथन को कहन में बदलने वाले शब्द, सुर और लेखनी का अद्भुत सामंजस्य जो वाणी में जब प्रयुक्त होती है तो एक अविरलता श्रृंगार के साथ साथ ओज भी प्रदान करती है। तो स्वागत है सुधांशु रघुवंशी कुटज जी आज के इस कार्यक्रम में। सर्वप्रथम तो आपका जब मैं नाम पढ़ा सुधांशु रघुवंशी कुटज, तो मैं बात करना चाहूंगा कुटज शब्द पर। ये जो कुटज है यह कहाँ से आया और इसकी प्रेरणा क्या रही, और इसके क्योंकि आज का कुछ समय जो है वो कई प्रकार के विदेशी नाम जैसे माइकल ये सब जोड़ने का है, लेकिन उस दौर में अगर आप इन ऐतिहासिक नामों का और साहित्यिक नामों का प्रयोग करते हैं तो इसके माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं, ये आपके व्यक्तित्व को किस प्रकार निखारता है? जी काफी रोचक प्रश्न है। क्योंकि मेरा नाम सुधांशु रघुवंशी कुटज है जी, तो कुटज अपने आप में एक साहित्यिक शब्द है और आपको चूंकि आप साहित्य के विद्यार्थी भी हैं और जितने भी साहित्य प्रेमी हैं उन्हें सहज यह बात पता होगी कि कुटज एक निबंध है, जगत प्रसिद्ध निबंध है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो कुटज का शाब्दिक अर्थ है कुट से जन्म लेने वाला, अर्थात घड़े से जन्म लेने वाला। इसीलिए अगस्त्य मुनि को भी कुटज कहते थे। किंतु मेरे अंदर जो प्रेरणा है कुटज नाम रखने की, उपनाम रखने की, वो कुछ भिन्न है। वो ये है कि कुटज अपने मन पर सवारी करता है, मन को खुद पर सवार नहीं होने देता है। जो बात स्थित प्रज्ञ की कही जाती है श्रीमद् भगवद गीता में, सुख दुखे समेकत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धा युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सब में समभाव में रहने वाला व्यक्तित्व जो होता है वो कुटज होता है। तो मैंने इसको उपनाम इसलिए रखा ताकि बार बार आहिस्ता आहिस्ता मेरे जहन में ये बात बैठती जाए कि एक एम है, एक उद्देश्य है इस व्यक्तित्व को प्राप्त करने का। इसलिए ये काफी रोचक नाम लगा और मैंने अपना नाम कुटज रखा। जी, इसकी कब से मतलब ये रखना प्रारंभ किए? और कक्षा 9वीं में जी मैंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा पढ़ा। जी, काफी रोचक उपन्यास लगा मुझे। जी, फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के रचना कार्यों का मैंने अन्वेषण किया। मैंने देखा कि उन्होंने अशोक के फूल और आदि शीर्ष फुलादि जैसे कुछ निबंध लिखे हैं और निबंध विधा मुझे व्यक्तिगत रूप से काफी प्रिय है। मैं निबंधों का काफी प्रेमी हूँ और निबंध खासकर जो ललित निबंध होते हैं उनके, तो उनमें मैंने इस कड़ी में देखा कि कुटज एक निबंध मेरे हाथ लगा। कक्षा 9 में मैंने इस निबंध को पढ़ा और उस निबंध से इतना प्रेरित हुआ, इतना पसंद आया मुझे वो निबंध, तो मैंने ये सोचा कि मैं अपना उपनाम कुटज रखूंगा। व्यक्तित्व पे वो जी हाँ मैं बात करना चाहूंगा जैसे कि अभी हाल फिलहाल में आपका यूट्यूब चैनल भी है और साथ ही साथ संसद भवन का जो संसद टीवी का चैनल है, तो आप लगातार पार्लियामेंट में 2 बार अपना जो वक्तव्य जो है वो प्रस्तुत किए हैं। तो वो यात्रा कैसी रही थी? वो संसद भवन का ऐतिहासिक परिसर, वो भवन जो जिसमें नीतियां बनी हैं, जिससे हमारा देश आज आज़ादी के स्वर्णिम जो 75 वर्ष पूरा कर रहा है, तो वहीं से निर्धारित हो रही है, निर्देशित हो रही है। तो आपको कैसा अनुभव रहा और इसकी यात्रा कैसी थी, दर्शकों को थोड़ा सा बताइए। जी जरूर। पहली बात तो यह है कि विश्व का बृहत्तम लोकतंत्र है भारत, और भारत के पुरानी संसद कह लीजिए या फिर संविधान सदन कह लीजिए, नया नाम संविधान सदन। तो संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में बैठना अपने आप में एक गौरव का पल था। आप भी इसके साक्षी रह चुके हैं तो आप तो जानते ही होंगे। क्योंकि मतलब उस के कक्ष में भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण के लिए बहस किया है, संविधान निर्माण हुआ है उस सभा में। वहां पर बाबा साहब अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू जी आदि आदि जैसे काफी बड़े बड़े नाम वहां पर बैठे। तो ये तो सौभाग्य है साक्षात रूप से। दूसरी चीज ये है कि जो मैं 2 बार गया, पहली बार तो मैं राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सरदार पटेल जी की जयंती पर मैंने वहां पर भाषण दिया, तो वो भाषण आदरणीय ओम बिरला जी ने साझा किया। वो तो काफी मतलब ऐसे था कि बड़े एब्सर्ड तरीके से, विसंगत तरीके से मैं वहां चला गया। दूसरी बार जब मैं गया तो राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव जो कार्यक्रम चल रहा था, संसद महोत्सव चल रहा था, उसमें मैंने दिल्ली राज्य का यूथ पार्लियामेंट, उसमें मैंने दिल्ली राज्य का नेतृत्व किया। ये दिल्ली राज्य, क्योंकि आप तो मूलतः बनारस से आते हैं, उत्तर प्रदेश से, तो ये इसकी कहानी क्या है? इसका किस्सा भी काफी रोचक है, काफी संघर्षपूर्ण है। मैं बताता हूँ। हुआ यूं कि जो नेहरू युवा केंद्र संगठन है उसके जो डीवाईओ हैं श्री उदयवीर सर, तो उनसे मेरी बातचीत हुई। मैंने पहले स्टेट यूथ फेस्टिवल, राज्य युवा उत्सव में यहाँ पर तृतीय स्थान प्राप्त किया था डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट में। तो उसके बाद फिर मेरी जान पहचान और बढ़ी सर से। फिर सर ने कहा कि आप जो है यहाँ से भी पंजीकरण कर सकते हैं, यहाँ से प्रतिभाग कर सकते हैं। उसमें काफी सहयोग रहा। मेरे कॉलेज जो मेरा रामजस कॉलेज है दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है,
तो उनके प्रोफेसर हैं डॉक्टर कुमार राहुल सर, डॉक्टर केशव चंद्र तिवारी सर, तो उनका काफी सहयोग रहा। उन्होंने मतलब इस बात की मान्यता दी कि हाँ मैं यहाँ से प्रतिभाग कर सकता हूँ। तो कई चरणों में यह प्रतियोगिता आयोजित हुई। पहले मैंने जिला पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। जैसा कि आपको विदित होगा कि हर जिले से, किसी भी राज्य में हर जिले से 2 लोग का चयन होता है राज्य स्तर के लिए। फिर राज्य में आप जो है फिर प्रथम आते हैं, द्वितीय आते हैं, तृतीय आते हैं, तो उनको राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व का अवसर मिलता है। तो मैं सौभाग्यवश इस बार दिल्ली राज्य का नेतृत्व करने का सौभाग्य मुझे मिला, क्योंकि मैंने राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया था। वहाँ पे मतलब कई अन्य राज्यों के, केंद्र शासित प्रदेश के जो देश के भावी कर्णधार हैं, राजनीतिज्ञ कह सकते हैं, वक्ता कह सकते हैं, वो भी आए थे। तो उनके साथ एक मेल मिलाप भी हुआ होगा। लगातार आप 3-4 दिनों तक वहाँ का जो यात्रा रही थी तो काफी शानदार रही होगी। तो उसमें आप जब उन लोगों से मिले तो कैसा अनुभव रहा, उनसे बातचीत की उनकी, क्योंकि अलग अलग खान पान है, वेशभूषा है, और एक एकीकृत भारत का वहाँ पे दर्शन आपको हुआ लघुकृत के रूप में। जी हाँ, तो ये मतलब हम लोग वहाँ गए तो वहाँ जाते ही हमें ये आभास होने लगा कि हम मिनी इंडिया में आ गए हैं। क्योंकि मतलब अंडमान निकोबार से भी लोग आए हुए हैं, कुछ पश्चिम बंगाल से आए हुए हैं, कुछ मतलब दक्षिण भारत से, दक्षिणात्य के शीर्ष प्रदेश तमिलनाडु से भी लोग आए हुए हैं। तो वहाँ पर ऐसे संस्कृतियों का समागम, जिसको हम बस किताब में पढ़ते थे कि भारत मिनी इंडिया, विविधता का देश है, आदि आदि चीजें हैं, तो वहाँ पर साक्षात दर्शन करने को मिला। तो वो जो तालमेल है, वो जो बातचीत का तरीका है, वो जो अंदाज है, इसमें बस एक समानता प्रतीत हुई कि हाँ दिल से हम भी भारतीय हैं, ये भी भारतीय है, दिल से हिंदुस्तानी है। जी अब मैं यहाँ से सीधे बात को ले चलूंगा CHS की तरफ मोड़ना चाहूँगा। CHS जो कि सपनों का विद्यालय है, जैसा कि आपकी जीवन के अहम पल और शिक्षण प्रक्रिया है उसके अहम पल जो है वहीं पे गुजरे, और वहाँ के जितने भी परिसर हैं, वहाँ के कक्षाएं हैं, वहाँ के जो मैदान हैं, वहाँ का जो लाइब्रेरी है, मतलब इन सब चीज़ों से गहरा जुड़ाव नाता रहा था। तो आप अगर एक शब्द मतलब एक लहजे में कहना चाहूँगा कि जो CHS ने आपको क्या दिया या आपने CHS को क्या दिया? जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपका कि आपने CHS का जिक्र किया, क्योंकि CHS का जिक्र किए बगैर CHS से किसी विद्यार्थी का जीवन काल जो है वो अधूरा ही रहता है, कभी पूरा नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले आपको विदित हो ना हो, मैंने कक्षा 6 में CHS प्रवेश लिया था, तो मैंने 7 साल वहाँ व्यतीत किए। तो इस नाते CHS कुछ ज्यादा अपना प्रतीत होता है। शुरू में मतलब कि आपको तो मैंने बताया भी था और बाकी लोगों को विदित है कि कक्षा 6 में जब वहाँ किसी का प्रवेश होता है, 9 में होता है, 11 में होता है, तो गांव में ऐसा माहौल बनता है कि लड़के की सरकारी नौकरी लग गई है, ऐसा ही प्रतीत हुआ था। रही बात मैंने CHS को क्या दिया, CHS ने मुझे क्या दिया, तो वो CHS के मेन गेट पे लिखा हुआ है, ज्ञानार्थ प्रवेश सेवार्थ प्रस्थान। तो मैंने ज्ञान के हेतु से वहाँ प्रवेश किया और सेवा के हेतु से वहाँ प्रस्थान किया है मैंने। बाकी 7 वर्षों के इस कार्यकाल में काफी रोचक पड़ाव आए, काफी कुछ सीखने को मिला, और मैं ये कहते हुए बिल्कुल भी हिचकूंगा नहीं कि मैं आज जिस भी मकाम पर हूँ उसमें 99.99% CHS और उसके गुरु जन का सबसे बड़ा योगदान है। एक जैसे जनश्रुति है कि राम बन गए तो बन गए, इसी तरह से CHS जो है, CHS में आप गए तो बन गए, कह सकते हैं। तो मैं अभी इस पद का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं। जी, क्या मतलब चलना काम है। जी हाँ, चलना हमारा काम है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपके शैक्षिक जीवन का और सह शैक्षिक गतिविधियों का तो एक बैलेंस नजर आता है आपके शैक्षिक जीवन में भी। मैं तो अंक पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं बात करूंगा क्योंकि काफी स्थिति जो है, चाहे हम शैक्षिक जीवन की बात करें, सह शैक्षिक गतिविधियों की बात करें, तो बैलेंस बना रहेगा। लेकिन अन्य जो छात्रों की बात करते हैं तो उसमें एक अनबैलेंस रहता है। कुछ लोग जो रहते हैं सिलेबस पूरा करना है, टास्क है, ये है, मतलब इस तरह से वो रहता है। तो आप अपनी जो जर्नी में इन चीजों को कैसे साध पाए हैं, कैसे बैलेंस कर पाए हैं सह शैक्षिक गतिविधियों की और जो शिक्षण पाठ्यक्रम के बीच में जो वो निरंतरता है वो? मतलब ये कहना बहुत बड़प्पन हो जाएगा कि मैंने साध लिया है। मैंने कुछ खास साधा नहीं है, बस एक प्रक्रिया में बहाव के साथ चलता रहा हूँ और चीजें अपने आप होती रही हैं। दूसरी चीज ये है कि क्योंकि मैं कवि हृदय व्यक्ति हूँ, कवि नहीं हूँ, कवि हृदय व्यक्ति हूँ, तो मैंने एक क्षणिका लिखी थी कि एक ही समय पर माँ की रोती आंखें और मुस्कुराते होंठ ये बताते हैं कि जीवन में संतुलन का कितना महत्व है। तो मैंने वहां से ये प्रेरणा ग्रहण की कि किस प्रकार से जीवन संतुलित होना चाहिए। जीवन के हर पहलू में संतुलन होना चाहिए, चाहे वह पाठ्यक्रम हो या पाठ्य सहगामी क्रियाएं हो, या फिर आपका वो प्रेमी जीवन हो या फिर वो आपका प्रोफेशनल जीवन हो, दोनों जीवन, पर्सनल और प्रोफेशनल, दोनों में संतुलन होना चाहिए। रही बात साधने की, तो मैं जहां पर था मैं वहां पर था। मैं अपने होने में स्पष्ट था कि मैंने जो भी कार्य किया मैं वहीं पर 100% रूप से उपस्थित हूँ, उस समय वहां पर उपस्थित था। जी कुटज एक कवि के रूप में अपने आप को कैसे देखते हैं? क्योंकि आमतौर पर आज का जो साहित्यिक माहौल है, जैसा देख सकते हैं घिसी पीटी बातें हर कोई फेसबुक या सोशल मीडिया के दौर में जो साहित्य चिंतन का जो परंपरा जो लगातार चल रही है, जिसमें कई प्रकार के जो भ्रांतियां हैं, कई प्रकार के गलत अश्लील शब्दों का प्रयोग या मतलब जो अप्रासंगिक हो चुके हैं, तो आप एक कुटज जो है कवि के रूप में कैसे देखते हैं और आज के माहौल में, सोशल मीडिया के माहौल में साहित्य चिंतन को लेकर क्या
विचार है आपके? देखिए, बाबा तुलसी बहुत पहले कह के चले गए, कवित विवेक एक नहीं मोरे, जी। सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे। तो पहले तो मैं खुद को कवि नहीं जी। मानता हूँ। दूसरी चीज ये है कि वर्तमान में अब कुछ लोगों के मन में ये भ्रांति है कि जेनजी है तो वो खराब ही होगा, या फिर वो अच्छा हर पीढ़ी को ये लगता है कि संस्कार हमारे साथ खत्म हो गए। जी। तो ऐसा मानना अपने आप में एक मुझे लगता है विद्रूपता है, उस विद्रूपता से बचना चाहिए। तीसरी चीज ये है कि साहित्य की वर्तमान में स्थिति क्या है। एक मैंने निबंध में लिखा था कि सोशल मीडिया के दौर में साहित्य की जरूरत, जी। ऐसा विषय दिया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि वास्तव में यह शोचनीय विषय है। जी जी। तो इसी बात में एक कड़ी जोड़ते हुए बताना चाहूंगा कि मुझे अनामिका जी की पंक्तियां याद आ रही हैं। कवयित्री अनामिका जी, उनकी पंक्तियां याद आ रही हैं। उन्होंने कहा कि कविता भी है तो स्त्री ही, जी जी। कविता भी है तो स्त्री ही, जी उसको कोई सुनता नहीं है, जी। सुनता है तो समझता नहीं है, उसके प्रेमी सब हैं, दोस्त कोई दोस्त को नहीं, यानी दोस्त के रूप में जैसे जी, मिलते हैं। बिल्कुल। तो कविता की स्थिति वही है। और रही बात कविता की, तो एक और बड़े प्रासंगिक कवि हैं वीरेंद्र चट्टोपाध्याय जी। उनकी पंक्ति थी कि कविता कैसी हो, कैसी? अपमानित जैसे रहते हैं प्रेम करने वाले लोग। जी। तो वर्तमान में कविता की वही स्थिति है और मैं इसी दृष्टि से देख पा रहा हूँ। किंतु अच्छी बात यह है कि आज वर्तमान में कविता प्रेमियों, साहित्य प्रेमियों की तादाद खत्म नहीं हुई है। जी। जहाँ पर हम मशीनीकरण के दौर में बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का युग आ गया है। ऐसे में यह अनिवार्य हो जाता है कि हम अपने भीतर कुछ ज्यादा मानव बचे रहें, कुछ ज्यादा मानवता को सहेजे रहें, और वो करने में कविता साहित्य हमारा काफी योगदान देते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि जो साहित्य पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं वो थोड़ा सा संवेदनशील होते हैं, लेकिन जब हम व्यवहारिक अर्थ पे इसकी बात करते हैं, व्यवहारिक पक्षों पे देखते हैं, तो कई सारे ऐसे चीज हमें उभर कर आते हैं कि साहित्य जो पढ़ते तो हैं लेकिन उसका अनुप्रयोग जो है अपने हितार्थ करते हैं, या अपने चीजों को स्पष्ट करने के लिए, या दूसरे की चीजों को खंडन मंडन करने के लिए। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? जो साहित्य जो है उसको मतलब अपने पक्ष के अनुसार प्रयोग लगातार कर रहे हैं, तो इसको कैसे बैलेंस स्थापित करें? देखिए, साहित्य जो शब्द है उसमें ही ये बात निहितार्थ है कि सहितस्य भाव साहित्य, सबके हित की बात जिसमें की गई है वही साहित्य है। ठीक है। तो साहित्य में एक तो मतलब रमणीयता वगैरह चीजें होती ही हैं, और साहित्य में यदि व्यक्ति अपना थोड़ा सा स्वार्थ साध लेता है तो बुरा नहीं है। किंतु हाँ, इस बात का ध्यान और मान अवश्य रखना चाहिए कि साहित्य कुछ दूरगामी उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाए। साहित्य एक ऐसे अंधेरे दौर में एक मशाल है जिससे हम क्रांति की वो लौ जला सकते हैं जो हमारे और आपके दिलों में जलनी चाहिए। जिसकी दुष्यंत कुमार जी ने भी कहा है, इसके लिए ये बात कही गई कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। तो वही आग क्या है? ये आग साहित्य ही है। एक यहाँ पर चूंकि जुड़ी हुई बात मुझे याद आ रही है कि आपने बात की कि कुछ लोग स्वहित के लिए साहित्य का प्रयोग करते हैं। तो साहित्य आज यदि आर्थिक रूप से आपको प्रगति दिला रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। किंतु वर्तमान जो जेनजी की बात है, मुझे एक बड़ी जेन्युइन शिकायत है, आपसे साझा कर दूं तो शिकायत यह है कि वर्तमान में साहित्य का लोग प्रयोग तो करते हैं पर एक कैप्शनिस्ट दुनिया बन गई है। कोई फोटो खिंचा ली, अब वर्तमान में सबसे बड़ा संशय यह है कि कैप्शन के हिसाब से फोटो खिंचाएं या फोटो के हिसाब से कैप्शन खिंचाएं। तो अब ढूंढने में समस्या हो जाती है। तो व्यक्ति साहित्य उतना ही पढ़ता है जितना उसके फोटो को डिफाइन करने के लिए, फोटो में सुंदर लगने के लिए, ब्यूटीफुल लगने के लिए दिखाई देता है या पढ़ पाता है। इससे बचने की आवश्यकता है। साहित्य कहीं गहरे डूबना पड़ेगा। कबीरदास की जो पंक्ति है कि जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी बैठ, मैं बपूरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। मैं बात करना चाहूंगा, जैसे साहित्य को समाज की दर्पण के रूप में माना जाता है, लेकिन वही हमारे पुरखे मतलब प्रेमचंद जी कहते हैं कि साहित्य जो है एक दीपक है। ठीक है, तो साहित्य एक दीपक है। कुटा जिस पे क्या विचार रखते हैं, कैसे दीपक के रूप में भी साहित्य जो है वह प्रवाहमान है? देखिए, साहित्य समाज का दर्पण है। बड़ी घिसी पिटी पंक्ति है क्योंकि हम मौलिक व्यक्ति हैं, आप भी मौलिक व्यक्ति हैं और जमाना मौलिक हो रहा है। तो ऐसे में दर्पण में तो दायां का बायां, बायां का दायां दिखाई देता है। अब ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, कौन सा दर्पण है पता नहीं है, समतल दर्पण है। तो साहित्य समाज का दर्पण है, ये बड़ी पुरानी बात हो गई। साहित्य जो है, मैंने जैसा कि कहा, वो एक मशाल है जो अंधेरे में इस बात की उम्मीद है कि हाँ एक दिन वो रोशन सुबह आएगी। वो सुबह जहाँ पर समता, समानता, हम सभी के लिए एक ऐसा माहौल बनेगा जहाँ पर हम और आप उतने भाई कहे जा सकेंगे जितना हम चाहते हैं कि हम भाई हैं। वो सुबह कभी तो आएगी, साहिब लुधियानवी ने बात की थी, जिस सुबह का इंतजार ही साहित्य है। कभी तो आएगी जी, इसका इंतजार। मैं यहाँ से सीधे बनारस की तरफ ले चलूंगा। बनारस जो कि युगों युगों से अपनी अविरलता के लिए और अपनी जो प्राचीनता के लिए और एक जीवंतता के लिए भी प्रसिद्ध है, और अभी तक है एकमात्र शहर जो मतलब अभी तक नष्ट नहीं हुआ है उसकी परंपरा। उस शहर से आप आते हैं तो बनारस की गलियां हो गई या CHS का अनुभव हो गया। ठीक है, तो उस चीज को आप कैसे मतलब आपके व्यक्तित्व में वो कहाँ तक, बनारस अपने व्यक्तित्व में कहाँ तक आप ला पाए, बसा पाए? अब चूंकि व्यक्तित्व की आपने बात की है तो मैं यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि मैं कहीं भी स्वयं का परिचय देता हूँ, मैं प्रयास करता हूँ कि मैं ये लाइन कैसे भी घुसा दूं बनारस और बनारस का परिचय देते हुए कि मैं बनारस से हूँ, ये बात सिद्ध कर दूं। और वो पंक्ति इस तरह से है, किसी प्रख्यात कवि की है, मैं कवि से माजरत
क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं उनका नाम याद नहीं रख पाया। जी जी। क्योंकि वर्तमान ये परंपरा चली आ रही है कि कवियों की पंक्तियां यूज हो जाती है पर कवि को श्रेय नहीं मिलता है। हाँ, जी। उसे जो मेहनताना है वो उसे नहीं मिलता है। तो मैं उसकी क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं उसका नाम, उनका नाम आदरणीय कवि का याद नहीं रख पाया। तो उनकी पंक्ति है कि मैं मणिकर्णिका घाट नहीं जो दे दूं यूं ही मोक्ष तुम्हें, मैं मणिकर्णिका घाट नहीं जो दे दूं यूं ही मोक्ष तुम्हें, मैं विश्वनाथ की गलियां हूं खो जाओगे तो पाओगे। क्योंकि बनारस से मैं मूलतः हूं, किंतु सच बताऊं, ईमानदारी से बताऊं तो बात इतनी सी है कि मैं कक्षा 6, 7, 8 तक आते आते बनारस का जो कुछ प्रतिष्ठित स्थान है, कि प्रतिष्ठित स्थान है, वहां मैं जा नहीं पाया था, घूम नहीं पाया था। अब अत्यधिक अनुशासन कह लीजिए, घर परिवार नियंत्रण कह लीजिए, या कुछ भी कह लीजिए, किंतु कक्षा 9 के पूर्वार्ध में कुछ ऐसे मित्र यार बने, या फिर सबसे जो बड़ा जरिया था मेरे लिए बनारस घूमने का, बनारस में जो प्रतिष्ठित स्थान है, जो बड़े बड़े मंदिर हैं या फिर संस्थाएं हैं, वहां जाने का, तो प्रतियोगिताएं थी। आपको पता है सीएचएस में काफी प्रतियोगिताएं होती ही रहती हैं। तो उन प्रतियोगिताओं के माध्यम से मैं अलग अलग स्थान पे गया, वहां जी हाँ, इतने सालों का अनुभव रहा है। तो फिर आपका 2 साल का अनुभव रहा है, 7 साल का अनुभव रहा है। तो चूंकि मुझे ज्यादा अवसर प्राप्त हुए तो मैं उन अवसरों को बुना पाया, और इसलिए बनारस को ज्यादा करीब पाता हूँ, और बनारस ही मुझे बसा हुआ है। मैं यहाँ से बात करना चाहूँगा DU दिल्ली विश्वविद्यालय की, और यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ की जो डिबेटिंग सोसाइटीज हैं, या काव्य पाठ हो गए, या अन्य मतलब जितनी भी गतिविधियाँ हो गई, क्योंकि DU भी जो है प्लेटफॉर्म देता है। जी जी जरूर। CHS से तो काफ़ी, लेकिन वो आपको बनाया, और ये कह सकते हैं DU संवार रहा है, उसने बनाया है। तो DU का जो माहौल जो है, जिसमें कविता की और अन्य चीज़ों की, इसको आप कैसे देखते हैं? आप मतलब अलग अलग गतिविधियों में भी जाते रहते हैं, और साथ ही साथ वो जो पार्लियामेंट का है उसमें भी। मैं यहाँ पे रोकना चाहूँगा, दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सुधांशु मतलब कुटज जी का यूट्यूब चैनल भी है, आप जा सकते हैं उस पर, और इनके जितने भी अब तक के एक बाल सुधांशु से लेकर अभी जो युवा सुधांशु के रूप में कैसे कुटज की यात्रा रही है, आप सारी चीज़ों को वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जरूर देखें, उसमें हर चीज़, यानी जितने भी साहित्यिक व्यक्ति हैं, प्रेमचंद से लेकर दिनकर तक, उनकी रचनाएं हो गई, उनकी जो स्मृतियाँ हो गई, उन सब चीज़ों का जो है उसमें आप वहाँ पे संयोजन देख सकते हैं। तो मैं अभी पिछले प्रश्न पे आऊँगा कि मैंने पूछा DU के माहौल के बारे में, साहित्यिक माहौल के बारे में, काव्य पाठ के बारे में, या वाद विवाद के बारे में, जो आपको लगातार निखार रहा है, उत्तरोत्तर आप उत्कर्ष करते जा रहे हैं, इसके बारे में आप राय दीजिए, क्या कैसा अनुभव रहा? दिल्ली विश्वविद्यालय, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। जी जी। दिल्ली क्या, नई दिल्ली देश की राजधानी है, मैं चाहूंगा नई दिल्ली देश की राजधानी। दिल्ली तो पुरानी हुई, मोहम्मद अली भी कहते हैं अब तो 2-2 दिल्लियां हैं। तो अब नई दिल्ली देश की राजधानी है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय जो दिल्ली की हृदय स्थली में बसा हुआ है, उसमें सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि आज भी संवाद का एक अलग से स्थान है जी। आज जहां पर कोई व्यक्ति सुनना नहीं चाहता, केवल सुनाना चाहता है। आज हम किसी को सुन रहे हैं ताकि हम उसका प्रत्युत्तर दे पाए, समझने के लिए नहीं। ऐसे में एक ऐसा सेफ स्पेस बना रखा है दिल्ली विश्वविद्यालय ने। खासकर मुझे अपने महाविद्यालय का ज्यादा अनुभव है, तो मैं बता सकता हूँ कि ऐसे वाद विवाद सर्किट, रामदास महाविद्यालय का, ये ऐसे वाद विवाद सर्किट हैं जिसमें आप अपनी बात को खुले तौर पर कह सकते हैं, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के जी, कि आपका जो विचारधारा, आपकी जो विचारधारा है, आपके जो विचार हैं, उसके विरोधी विचारधारा वाले लोग भी उतने ही खुले मन से आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं जी जी। ये काफी कम देखने को मिलता है वर्तमान 21वीं सदी में। रही बात अन्य प्रतियोगिताओं की, अन्य प्रतिभागिताओं की, या फिर अन्य विधाओं की, जो दिल्ली विश्वविद्यालय या फिर दिल्ली में आमतौर पर प्रचलित है, क्योंकि दिल्ली एक महानगर है, दिल्ली मेट्रो शहर है। तो ऐसे में भागम भाग की जिंदगी है। सुबह 10 से 10 वाली जॉब लोग कर रहे हैं, 10 से 5 वाली जॉब कर रहे हैं, 10 से 4 वाली जॉब कर रहे हैं। ऐसे में साहित्य ठहराव एक नदी है जहाँ पर आप किनारे जाकर बैठ के कुछ पल जिंदगी के बारे में सोच सकते हैं, कुछ पल सोच सकते हैं कि हम किस प्रकार से कहाँ से कहाँ आ गए, हम कौन थे, क्या हैं और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर आज विचार ये समस्याएं सभी बुद्ध जी कह भी गए हैं। तो साहित्य का ये रोल आज भी इस महानगर में बचा हुआ है। इस महानगर में थोड़ा सा जीवन है तो वो साहित्य है जी। मतलब